हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको 11th आरबीएससी बोर्ड का जो पहला चैप्टर है 11th क्लास का फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, उसका पहला टॉपिक तो मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ और अब मैं पढ़ाऊँगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ। हम जानते हैं कि फिजिक्स का उपयोग हमारे समाज में बहुत होता है। कहीं भी देखने पर हमें फिजिक्स ही नज़र आती है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, मोटरसाइकिल है और कोई भी मशीनरी है, उनमें सब में फिजिक्स काम करती है। साथ ही साथ हमें मेजरमेंट की भी आवश्यकता होती है, मापन की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम चीनी लेके आते हैं, दाल लेके आते हैं, 1 किलो दाल, 3 किलो चीनी, तो 1.5 मीटर कपड़ा लेके आते हैं अपने शर्ट के लिए। और भी कई चीज़ें लेके आते हैं, जैसे पेट्रोल लेते हैं, 2.5 लीटर पेट्रोल 78 रुपये का 1 लीटर। ये सब हमें ये दिखाते हैं कि कोई भी भौतिक राशि है, उसका अगर हमें परचेज करना है या एक्सचेंज करना है मनी वगैरह, तो उसमें हमें मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। मेजरमेंट बिना हम ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कि कौन सी क्वांटिटी कितनी देनी है, किस मात्रा में देनी है, किस मात्रा में एक्सचेंज करना है, कितना मनी हमने उससे लेना है। तो मेजरमेंट की आवश्यकता बहुत शुरू से ही है। पहले अलग तरह के मेजरमेंट होते थे, अब आधुनिक काल में थोड़े चेंज हो गए हैं मेजरमेंट। तो मापन मेजरमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमेशा से ही बनी रही है और अलग अलग काल में अलग अलग प्रयास होते रहे हैं। अभी जो मेजरमेंट चल रहा है वो एसआई यूनिट के अनुसार चल रहा है, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो 1960 में अमेरिका में एक सभा हुई थी, उसमें ये निर्धारित की गई थी। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो भौतिक राशियां होती हैं, वो क्या होती हैं। वे राशियां जिनको नापा और तोला जा सके वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनको नापा व तोला जा सके। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, वे राशियां जिनको नापा व तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे मास है, टाइम है, लेंथ है, वेलोसिटी है, फोर्स, एक्सीलरेशन इत्यादि। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब मूल राशियां, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, लंबाई, समय और आगे हम जानेंगे। और डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए या जिनको जानने के लिए हमें मूल राशियों की आवश्यकता होती है, जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे बल है, फोर्स। अब ये हमने बल लिखा, फोर्स, इसका हम सूत्र जानते हैं MA। तो ये निर्भर कर रही है M पर और A पर, द्रव्यमान पर, एक्सीलरेशन पर। और यहाँ एक्सीलरेशन जो त्वरण है ये भी डिराइव्ड यूनिट्स है।
ये निर्भर कर रही है वेग पर और समय पर। वेग है वो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, वो निर्भर कर रहा है x/t पर, विस्थापन बटा समय पर। तो इस तरह से ये एफ भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ए भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, वी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, और एक्स और टी लंबाई बटा समय ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो किसी पर निर्भर नहीं करती, जो स्वतंत्र होती है। अब मेरे ख्याल में आपके समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। इसके बाद में लेते हैं मात्रक। हम जानते हैं, हम बाजार से चीनी लेके आते हैं, दाल लेके आते हैं, 2 किलो चीनी, आधा किलो दाल, इस अनुसार लेके आते हैं। तो जैसे हमने बोला 2 kg शुगर, तो 2 है वो तो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, और केजी है मेजरमेंट, मतलब मात्रक। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को इस अनुसार व्यक्त कर सकते हैं एन यू से। एन तो है परिमाण और यू है मैग्नीट्यूड। जैसे हम अपने शर्ट के लिए कपड़ा लेके आते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। इसको ऐसा लिखेंगे 2.5 मीटर। तो ये जो 2.5 है ये परिमाण है और मीटर है ये मात्रक है, उस कपड़े का लंबाई का मात्रक। कपड़े को लंबाई में लेंगे तो लंबाई का मात्रक। तो स्टैंडर्ड मात्रक या स्टैंडर्ड मेजरमेंट वो होता है, इसमें किसी भौतिक राशि का निश्चित नियत किया गया मान, इसके अनुसार उसको मापा जाता है। जैसे हम कपड़े को नाप रहे हैं 2.5 मीटर में, तो 1 मीटर एक निश्चित किया गया मान है, उसकी तुलना में हम अपने कपड़े को नापते हैं या लंबाई को नापते हैं। द्रव्यमान को नाप रहे हैं 2.5 kg में या 3 kg में या 2 kg में, तो इसका मतलब 1 kg एक निश्चित किया गया मान है, उसकी तुलना में हम द्रव्यमान को नापते हैं। तो 2.5, 1.5, 1 ये सब मैग्नीट्यूड है, और जो केजी और मीटर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये जो सब आते हैं ये मात्रक हैं। तो एक स्टैंडर्ड मात्रक को लिखने के लिए परिमाण और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। इसका एक सिद्धांत है कि N1 U1 बराबर N2 U2। कहने का मतलब है कोई एक भौतिक राशि है, उसको 2 तरह से व्यक्त किया गया है, 2 सिस्टम में व्यक्त किया गया है, 2 पद्धति में व्यक्त किया गया है। उन दोनों के मैग्नीट्यूड और मात्रक को एक साथ लिखने पर वो दोनों आपस में बराबर होंगी। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, जैसे 10 मीटर 1000 सेंटीमीटर, तो ये दोनों बराबर है। हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से इसको मल्टीप्लाई किया 10 को, तो 1000 सेंटीमीटर। 10 मीटर, ये 10 तो है मैग्नीट्यूड परिमाण और मीटर है मात्रक, और 1000 है परिमाण और सेंटीमीटर है मात्रक। तो ये आपस में बराबर है। ये सिद्धांत ये इसको समझाता है। और जैसे 2 मीटर स्क्वायर, अब यहाँ पर 2 मीटर है, मीटर स्क्वायर है, मीटर का वर्ग है, सेंटीमीटर में बदलेंगे
तो 100 × 100 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मेथड है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों एक ही भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया का मेजरमेंट है, एरिया का मात्रक है। तो ये स्टैंडर्ड मात्रक होता है। और मात्रक को चयन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो यह है कि मात्रक का आकार और परिमाण उचित होना चाहिए। अगर उसका आकार और परिमाण बड़ा है तो हम उसको हर जगह में नहीं यूज कर सकते। उस मात्रक पर ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, समय, टाइम के परिवर्तन से प्रभाव नहीं होना चाहिए। उस मात्रक का सुविधा अनुसार प्रयोग हो जाना चाहिए सभी जगह पर। उसको उसके प्रतिरूप, उसके दूसरे रूप में आसानी से चेंज किया जा सके, ऐसा हमें मात्रक चयन करना होता है। तो ये सब स्टैंडर्ड मात्रक से संबंधित बातें हैं। अब हम देखते हैं कि उस समय हमारे पास, अभी भी हमारे पास जो पद्धतियां प्रचलित हैं वो कौन कौन सी हैं। 3 पद्धतियां, 3 सिस्टम हैं। पहला CGS सिस्टम, दूसरा MKS सिस्टम, तीसरा FES सिस्टम। इसमें हमने मुख्यतः 3 क्वांटिटीज को के मात्रक बताए हैं। तो एक तो है लेंथ, एक है मास, द्रव्यमान, एक है टाइम। तो CGS में होता है लेंथ का मात्रक सेंटीमीटर, और मास का होता है ग्राम, जैसा कि हम जानते हैं, और टाइम का होता है सेकंड। टाइम का होता है सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। MKS में होता है लेंथ का, आपको मालूम होगा, मीटर। मास का होता है किलोग्राम, और टाइम का होता है सेकंड। और FES सिस्टम में होता है फुट, पाउंड, सेकंड। इनमें आपस में भी रिलेशन होता है, वो इतना यूज का नहीं है। जो यूज का होगा मैं बाद में जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उस समय समझा दूंगा। तो ये 3 सिस्टम होते हैं मुख्यतः। 1960 में अमेरिका में एक सभा हुई, एक मीटिंग हुई, उसमें इंटरनेशनल सिस्टम को मान्यता दी गई। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब SI सिस्टम, SI सिस्टम। इसमें फिजिकल क्वांटिटीज को या फिजिकल मेजरमेंट को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला पार्ट तो है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल मेजरमेंट और डिराइव्ड मेजरमेंट। मूल मात्रक में 7 मूल मात्रक आते हैं। आपने अगर बुक देखी हो तो उसमें सब लिखे हुए हैं। पहला है, ये तो है मूल मात्रक, इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, एम्पियर, केल्विन,
कैंडिला मोल। हो गए साथ। ये तो है लेंथ का, लंबाई का। ये है मास का। ये है समय, टाइम का। ये है विद्युत धारा का, एम्पियर। ये है केल्विन, परम ताप का, टेम्परेचर का। ये है कैंडिला, प्रदीपन तीव्रता का। जो हमारी अभी ट्यूबलाइट चल रही है उसकी जो चमक होती है उसको नापने के लिए प्रदीपन तीव्रता, एक इकाई क्षेत्रफल में से कितनी इंटेंसिटी गुजर रही है उसको हम प्रदीपन तीव्रता कहते हैं। तो प्रदीपन तीव्रता है कैंडिला। मोल है पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबको भी और समझेंगे। और दो पूरक मात्रक हैं, ये हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं, सप्लीमेंट्री मेजरमेंट। पहला तो है स्टेरेडियन, दूसरा है ठोस कोण, घन कोण या ठोस कोण, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अब इनकी सबसे पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। ठोस कोण या घन कोण, इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं एक एक की। सबसे पहले मीटर। मीटर की डेफिनेशन ये दी गई है कि 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में कुछ निश्चित समय में तय करती है। और वो निश्चित समय क्या होता है? 1/29792,458 सेकेंड। टू 99792,458 का भाग अगर डिवाइड करेंगे 1 से, तो जितना समय आएगा उस समय में लाइट, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, उतने समय में निर्वात में, जहां वायु ना हो, जहां किसी प्रकार का मीडियम ना हो, वहां जितनी दूरी तय करती है उसको हम 1 मीटर कहते हैं। ये डिसाइड किया उस मीटिंग में, ऐसा ही यूनिट्स में ये निर्धारित है। दूसरा, और ये इसको बोलते क्या है ऐसा आप जानते हो? 2,99,00,00,000, 2,99,00,00,000, 79,000 29,97,92,92,92,92,458। बहुत बड़ी राशि है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 29,97,92,92,458 का भाग हमने लगाया 1 में, तो ये मीटर की परिभाषा आ गई। दूसरा है किलोग्राम। इसमें क्या होता है कि पेरिस की एक लेबोरेटरी है, इसमें प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु का एक बेलन, एक विशेष बेलन रखा गया है जिसके द्रव्यमान को 1 किलोग्राम माना गया है। ये इसकी डेफिनेशन है। तीसरा है एम्पियर। इसमें क्या होता है कि
दो समांतर तार हैं अनंत लंबाई के 1 मीटर दूरी पर स्थित और एक तार के कारण दूसरे तार की इकाई लंबाई पर जो बल लग रहा है वो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है। दोनों के कारण, इस तार के कारण इस तार की इकाई लंबाई पर बल, इस तार के कारण इस तार पर इकाई लंबाई पर बल इतना होता है। और इनका वर्ताकार परिच्छेद, वर्ताकार परिच्छेद मतलब ये जो होता है ना, ये वर्ताकार परिच्छेद, ये नगण्य है, नेग्लिजिबल है, लंबाई अनंत है। तो इनमें जो प्रवाहित धारा होगी वो 1 एम्पीयर होगी। कहने का मतलब है कि दो तार अनंत लंबाई के नगण्य वर्ताकार नेग्लिजिबल वर्ताकार परिच्छेद के 1 मीटर दूरी पर स्थित हैं, उनमें धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक तार के कारण दूसरे तार पर इकाई लंबाई पर बल 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है। तो उन तारों में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होगी। ये परिभाषा निर्धारित की गई। फोर्थ है केल्विन। एक त्रिक बिंदु होता है जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। तो 1 केल्विन उस जल के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16वां भाग है। 1/273.16वां भाग है। और जल के त्रिक बिंदु का ताप होता है 273.16 केल्विन। और इसी में हम 273.16 का भाग देते हैं तो 1 केल्विन हमें प्राप्त हो जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे जल का त्रिक बिंदु का ताप, जहां जल, ठोस और गैस तीनों अवस्थाएं उसकी जल की साम्य अवस्था में होती है, उसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं। त्रिक बिंदु के ताप का 273.16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। और जल के त्रिक बिंदु का ताप 273.16 केल्विन होता है, 273.16 होता है। तो 273.16 केल्विन होता है। तो इसमें इसका भाग देंगे तो 1 केल्विन हमारे पास में आ जाएगा। ये 1 केल्विन की परिभाषा निर्धारित की गई। अब इसके बाद में है कैंडिला। कैंडिला प्रदीपन तीव्रता का मात्रक है। इसमें क्या होता है कि कृष्णिका, तो हमने अभी अपने एक वीडियो बनाया था पहले, उसमें बताया कृष्णिका क्या होती है। काली वस्तु जैसे काजल, उसके तल से लंबवत 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से की जो प्रदीपन तीव्रता होती है वो 1 कैंडिला कहलाती है। कैसे? 1/6 लाख 1/6 लाख मीटर स्क्वायर, 1 मिनट, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की जो प्रदीपन तीव्रता होती है वो 1 कैंडिला कहलाती है। ये इसकी परिभाषा निर्धारित की गई। इस कृष्णिका का दाब और ताप भी नियत किया गया है, वो भी देख लेना बुक में। और फिर इसके अगला जो है मोल, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें इतने मूल अवयव, इतनी संख्या में मूल अवयव हैं जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के परमाणु की संख्या के बराबर है। कार्बन 12 के 12 ग्राम मात्रा में, कार्बन 12 के 12 ग्राम मात्रा में कार्बन के परमाणुओं की संख्या के बराबर जब मूल अवयव किसी पदार्थ की मात्रा में हो तो वो पदार्थ की मात्रा 1 मोल कहलाएगी। वह पदार्थ की मात्रा इसमें इतने मूल अवयव हों जो कि कार्बन 12
कि 12 ग्राम मात्रा में कार्बन के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। ये होता है मोल। ठीक है, तो ये हुए हमारे पास में अंतरराष्ट्रीय परिभाषाएं, जो इंटरनेशनल डेफिनेशंस हैं 7 फंडामेंटल मेजरमेंट की। अब है पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। तो पहला है रेडियन। रेडियन कोण का मात्रक है, हम जानते हैं। कोण होता है चाप बटा त्रिज्या। तो इसमें एक ये है कोण, ये है त्रिज्या, ये है चाप। तो कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। अगर चाप त्रिज्या के बराबर आ जाए तो थीटा का मान हो जाएगा 1 रेडियन, या लिख सकते हैं 1 रेडियन। कहने का मतलब है किसी वृत्त की वह त्रिज्या जो उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप, किसी वृत्त की वह त्रिज्या जो उस त्रिज्या के बराबर का चाप उसके केंद्र पर जो कोण अंकित करता है, उस कोण को 1 रेडियन कहते हैं। ये तो होगी रेडियन की परिभाषा। जो तलीय कोण, समतलीय कोण होता है, उसका मात्रक है। अब है स्टेरेडियन, जो कि घन कोण का मात्रक है। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसमें क्या होता है, जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी, उसमें अलग अलग चेस, अलग अलग धब्बे होते हैं, सफेद काले। तो उसमें से काला धब्बा या सफेद धब्बे को एक बार पकड़ लो और फुटबॉल के केंद्र पर उन सब बिंदुओं को, उस काले धब्बे की चारों परिधि की जो बिंदु है, उन सबको उस बिंदु फुटबॉल के केंद्र पे मिला दो, तो जो कोण बनेगा ना, वो ठोस कोण होगा। अब इसकी परिभाषा ये निर्धारित की गई, पहले चित्र देखो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से ये जो कोण है, ये होता है ठोस कोण, और ये है एरिया। तो किसी गोले का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल का मान यदि r² है, तो वह पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके द्वारा उस गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है, 1 स्टेरेडियन कहलाता है। जैसे स्टेरेडियन का फार्मूला होता है dA/r², क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। अगर dA बराबर r² हो जाए तो ये d ओमेगा हो जाएगा r²/r² बराबर 1 स्टेरेडियन। ये परिभाषा निर्धारित की गई है। गोले के वह पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका मान r² हो, केंद्र पर जितना कोण बनाएगा उसको हम 1 स्टेरेडियन कहेंगे, घन कोण कहेंगे। अब SI सिस्टम की कुछ विशेषताएं हैं। उसमें यह है कि किसी भी भौतिक राशि का केवल एक मात्रक निर्धारित किया गया। जैसे लंबाई है तो उसका मात्रक मीटर m की स्पत्ति में एक ही निर्धारित है और कोई दूसरा नहीं है। दूरी का या लंबाई का एक ही मात्रक मीटर है m की स्पत्ति में, CG स्पत्ति में सेंटीमीटर है। तो इस तरह से एक भौतिक राशि के लिए केवल एक मात्रक ही डिसाइड किया गया। और SI पत्ती के मात्रकों को इस प्रकार से रखा गया कि उनको साइंस की किसी भी शाखा में आसानी से यूज किया जा सके। इसके बाद में जो डिराइव्ड मात्रक हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं,
उनको इस प्रकार से बनाया गया कि वो मूल मात्रकों के डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त किए जा सके, स्थापित किए जा सके, बार बार स्थापित किए जा सके और एक ही डिराइव्ड मात्रक हमें प्राप्त हो। हम आगे देखेंगे ये सब चीजें, जैसे एक्सीलरेशन है तो ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो x अपॉन टी स्क्वायर मतलब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो m की इस पत्ती में एक्सीलरेशन का जो मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। एक्सीलरेशन डिराइव्ड मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, और मीटर और सेकंड मूल मात्रक है। तो हमने व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक में डिफाइन किया है और कर सकते हैं। तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर मतलब मीटर को डिवाइड किया है सेकंड स्क्वायर से, तो हमें एक्सीलरेशन प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से मूल मात्रकों के डिवाइडेशन या मल्टीप्लिकेशन से हम व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं। ये एसआई सिस्टम की विशेषताएं हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम में मात्रकों को और प्रतीक चिन्हों को रिप्रेजेंट करने के लिए अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर मेजरमेंट को दिखाने के लिए छोटे अंग्रेजी के अक्षर काम में लिए जाते हैं, जैसे कैंडिला, किलोग्राम, कैंडिला, द्रव्यमान। और अगर किसी वैज्ञानिक का नाम आए, उसका प्रतीक चिन्ह लिखना हो, मात्रक नहीं प्रतीक चिन्ह, तो हम उसे बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे केल्विन, तो ये के। और स्थितिज ऊर्जा को दिखाना हो तो पोटेंशियल एनर्जी पीई भी कई जगह हम लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को लिखना हो तो काइनेटिक एनर्जी को केई, गतिज ऊर्जा को केई से लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को पीई से लिखते हैं। और यदि कोई सदिश या वेक्टर क्वांटिटी को लिखना हो तो उसको हम, जैसे ए लिखना है तो इस प्रकार से कई किताबों में लिखा हुआ होता है आजकल, तो इस तरह से लिखते हैं। ए को इस तरह से थोड़ा सा गहरा बना देंगे, मोटे अक्षरों में लिख देंगे। इसको हमें खुद को समझना पड़ता है कि ये गहरे मोटे अक्षर में लिखा हुआ है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप आगे इंग्लिश की बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, आगे और भी किताबें देखेंगे तो उसमें गहरे अक्षर से फिजिकल क्वांटिटीज को लिखा गया होगा, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। और मात्रकों को डिवाइडेशन के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे ये लिखा हुआ ही है, इस तरह से स्लेश लगा के। ये एक्सीलरेशन को लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। ये वेलोसिटी को लिखते हैं, और भी जानेंगे अपने आगे। अभी तो फिलहाल समझ लो कि किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है कि मात्रकों को हमेशा एक वचन के रूप में लिखते हैं, बहुवचन के रूप में नहीं लिखते हैं। तो ये सब लिखने के नियम है, एसआई यूनिट्स के मात्रकों को लिखने के नियम है। ठीक है, अब हम अगली मीटिंग में विमाएं पढ़ेंगे और विमीय विश्लेषण पढ़ेंगे। जो हमारे बुक में टेबल दी गई है विभिन्न डिराइव्ड मेजरमेंट्स की, विमाएं दी हुई हैं विभिन्न भौतिक राशियों की, उन सबको हम डिराइव्ड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।